अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाज़ेब ख्वाजा, योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस या जिनको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बोला जाता है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज के अंदर मेंशन है। इन क्वेश्चंस के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को मसला आता है, तो इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन हुए हुए हैं और इसके डिटेल नोट्स इस कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट में पिन भी हुए होंगे, आप वहां से टैली कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टैग हुआ होता है नोट्स की फाइल। तो हम लोग इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट हम लोग आंसर रखेंगे, लेकिन पेपर को आपने बोर्ड के पेपर में किस तरह इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है उसकी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने 5 क्वांटिटीज दी हुई हैं और कहता है आपसे, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी इन बेस यूनिट्स, कि इनको बेस यूनिट्स के अंदर आपने एक्सप्रेस करना है। आपको याद हो बेस यूनिट्स के अंदर हम लोगों ने 3 मेजर बेस यूनिट, वैसे तो 7 यूनिट्स बेस मेजर होते हैं, लेकिन 3 जो लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड और मास का यूनिट किलोग्राम, दीज आर द 3 बेसिक बेस यूनिट्स। इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम लोग फर्दर डिराइव भी करना है। अच्छा, हम लोग इनको डिराइव करने के लिए जो डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे, तो डायमेंशंस पहले हम लोग कैलकुलेट करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले बात की वो उसने फोर्स को, कि फोर्स के अंदर कौन कौन से बेस यूनिट्स इन्वॉल्व हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका मैं जो ट्रिक इस्तेमाल करूँ, वैसे तो मल्टीपल ट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन हम जिस ट्रिक का इस्तेमाल करें वो डायमेंशंस वाली है। डायमेंशंस पहले इसकी कैलकुलेट कराते हैं। हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। फिर मास की डायमेंशन होती है m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। तो ये हमने इस तरह करके फोर्स की डायमेंशन को तो निकाल लिया। ठीक है, डायमेंशन निकल आई। अब हमें पता है ये m जो है, इसका मतलब है कि कौन सा बेस यूनिट इन्वॉल्व होगा। m से मुराद मास है, और मास के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो kg है। kg एक यूनिट इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। लेंथ इस्तेमाल हो रहा है, लेंथ का मतलब है मीटर इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। और टाइम इस्तेमाल हो रहा है, तो टाइम के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो सेकंड। तो दीज आर द बेस यूनिट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द फोर्स। फोर्स के अंदर ये बेस यूनिट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, आप इसको मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन एक डायमेंशन वाला तरीका भी हो सकता है जो कि आई थिंक ज्यादा आसान है। आप इसका इस्तेमाल करके बेस यूनिट्स निकाल सकते हैं कि फोर्स के अंदर कौन कौन से बेस यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले हमने डायमेंशन निकाल ली। मास का बेस यूनिट जो होता है वो केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो दीज आर द 3 बेस यूनिट्स जो कि इस क्वांटिटी के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्क की। पहले वर्क की डायमेंशन फाइंड करते हैं। वर्क का हमें पता है फोर्स फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस फार्मूला होता है वर्क का। फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी निकली हुई है, वो है MLT-2, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L। ये जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने डिटेल्ड डायमेंशन निकालना सीखी थी, वो भी आप लोग लेक्चर दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। तो इसकी टोटल डायमेंशन निकल आएगी ML²T-2। तो ये बेसिकली इसकी हमने डायमेंशन निकालनी। अब इन डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, हमने देखना है बेस यूनिट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो जरा देख लें, मास का यूनिट होता है केजी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। तो इसके भी तकरीबन सिमिलर बेस यूनिट्स ही हैं, ये वाले बेस यूनिट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर की। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, W डिवाइडेड बाय T इज द फॉर्मूला फॉर पावर। पावर का फॉर्मूला आ गया। हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। वर्क की डायमेंशन ऑलरेडी निकली हुई है, वो है हमारे पास ML²T-2, और टाइम की डायमेंशन T होती है। जब T ऊपर जाएगा तो डायमेंशन बन जाएगी ML²T-3। अब इसके हम लोग बेस यूनिट्स देख लेते हैं। तो बेस यूनिट सिंपली निकलेंगे। मास का यूनिट होता है केजी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। तो इसके भी सेम यूनिट्स ही इन्वॉल्व है क्वांटिटी के अंदर, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, तरीका आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। जी, तो प्रेशर का बेसिकली जो है वो फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट इज अ फॉर्मूला फॉर प्रेशर। फोर्स की डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी निकली हुई है MLT-2, और एरिया लेंथ टू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर इसकी डायमेंशन होती है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो डायमेंशन इसकी बन जाएगी ML, ये +2 है, -2 हो जाएगा तो -1 इसकी डायमेंशन बनेगी। ये +1 है, जब ये ऊपर जाके -1 होगा, प्लस माइनस कीजिएगा तो L की -1 आ जाएगा, और T-2 एज इट इज आपने लिख देना। अब इसके अंदर भी सेम यूनिट्स इन्वॉल्व है। मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड बेस यूनिट्स इन्वॉल्व है। थोड़ा सा डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज होने लगा है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए बेसिक करंट का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय T, अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग इन यूनिट टाइम। ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या 10th क्लास के अंदर अगर आपको याद हो टॉपिक ये पढ़ाया जाता है करंट का फॉर्मूला था Q बाई T। अगर Q का निकालना है तो Q का फॉर्मूला इस तरह निकलेगा IT।
अब इसके जरा डायमेंशंस डाल देते हैं। आई करंट है ना, तो करंट भी एक बेस क्वांटिटी है, तो करंट की डायमेंशन होती है ए, ठीक है, ए एम्पेयर बेसिकली इज द डायमेंशन फॉर करंट, और टाइम की डायमेंशन हमें पता है टी होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से बेस यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, ए एम्पेयर और टाइम के लिए सेकंड, तो ये वाले बेस यूनिट्स इस फॉर्मूला के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इस तरह डायमेंशंस का इस्तेमाल करके आप बेस यूनिट्स निकाल सकते हैं, ये एक तरीका है, पोटेंशियल तरीका हो सकता है बेस यूनिट्स को निकालने का डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर डायमेंशंस बड़ी डिटेल में पढ़ी हैं, दैट्स व्हाई मैं डायमेंशंस का इस्तेमाल, इसके अलावा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए भी बेस यूनिट्स निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कौन सी टेक्निक पसंद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जिक्र करते हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉल रेजोल्यूशन। स्मॉल रेजोल्यूशन का मतलब है कि बहुत छोटे लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह अगर आपको याद हो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, जबकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो स्मॉल रेजोल्यूशन इसकी है, ये दिस इज द स्मॉल रेजोल्यूशन। फायदा क्या होगा अगर हम स्मॉल रेजोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, जितनी रेजोल्यूशन हमारे पास स्मॉल होगी उतनी मोर प्रिसाइज हमारी वैल्यूज निकलेंगी। हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, अगर आप वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें विच हैज स्मॉलर रेजोल्यूशन, तो हमारा आंसर मोर प्रिसाइज आएगा, ज्यादा प्रिसाइज आंसर हमारा आ रहा होगा। तो स्मॉल रेजोल्यूशन मींस मोर प्रिसिजन। तो ज्यादा प्रिसाइज आंसर को रखने के लिए, ज्यादा एक्यूरेट आंसर को रखने के लिए हम लोग स्मॉल रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह के वर्नियर कैलिपर की जगह स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वन वर्ड आंसर मोर प्रिसिजन के लिए हम लोग स्मॉल रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। Question number 3. What is the importance of increasing the number of readings in an experiment? Number of readings in experiment का मतलब है एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कराने की क्या तुक है भाई। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ रीडिंग्स को बढ़ा दें तो इससे एरर के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स टू रिड्यूस द एरर्स इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने एरर्स की मल्टीपल टाइप्स पढ़ी हैं, पर्सनल एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, सिस्टमैटिक एरर होता है। तो इन एरर्स को रिमूव करने का परफेक्ट तरीका है कि हम लोग नंबर ऑफ रीडिंग्स को बढ़ा दें। मतलब एक एक्सपेरिमेंट है ना, उसको आप एक दफा ना परफॉर्म करो, एक दफा परफॉर्म करो कि आपका गलती हो जाए, आप एक एक्सपेरिमेंट को 7-8 दफा परफॉर्म करें। 8 दफा परफॉर्म करेंगे, उसका फिर मीन वैल्यू ले लें, जब हम मीन ले लेंगे ना तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स वी रिड्यूस द एरर्स इन एन एक्सपेरिमेंट। किस तरह? बाय टेकिंग द मीन वैल्यू। हम लोग मीन वैल्यू ले लेंगे। मीन वैल्यू तो समझ आते हैं ना, मीन वैल्यू का मतलब है जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन सबको प्लस करें, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी करा दें। मीन का फॉर्मूला होता है। तो मीन जब हम लोग ले लेते हैं तो एरर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ये इसकी रीजन थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। इसी चैप्टर का जो टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने बड़ा डिटेल कवर किया है कि प्रिसिजन क्या होता है एंड एक्यूरेसी क्या होता है। तो आप उस लेक्चर को टैली कर सकते हैं कि प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी आपको पता चल जाए। प्रिसिजन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एक दूसरे के कितना ज्यादा करीब है, ठीक है। मतलब क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर इज कॉल्ड एज प्रिसिजन, ठीक है। और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, तो ये एक्यूरेसी होता है, ठीक हो गया। तो ये इनके मेन डिफरेंस है बाय डेफिनेशन। फिर एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे डिपेंड करता है, ये लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। इसके डिटेल्ड आंसर लेक्चर नंबर 1 के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से आप नोट से टैली कर सकते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? प्रिसिजन का मतलब है कि मेजर्ड वैल्यू जो आपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लाए हैं वो एक दूसरे के कितना ज्यादा करीब है, दैट इज प्रिसिजन। और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितना ज्यादा करीब है, दैट इज एक्यूरेसी। तो ये इन दोनों के दरमियान फर्क है, ठीक है। एक लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करना व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये भी हमने कवर किया है। आपको याद होगा जब एडवांटेजेस पढ़ रहे थे हम लोग डायमेंशंस के लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तब हम लोगों ने कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि इक्वेशन को ही लेफ्ट हैंड साइड को इक्वालिटी प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड से। ये होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का बेसिक मतलब यह है कि दो इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जाए, सेम हो जाए, वो होमोजीनियस है। होमो मीन सेम। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है मतलब इक्वेशंस की डायमेंशंस ट्रू हैं, मतलब इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस इन व्हिच वी कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस। अगर दोनों इक्वेट हो जाएं तो इसका मतलब है कि डायमेंशंस दोनों की डायमेंशंस करेक्ट है, और डायमेंशंस अगर करेक्ट है तो मतलब रिलेशन भी करेक्ट होगा।
तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस व्हेन वी इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस, और अगर इक्वेशंस की करेक्टनेस आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है। ये है प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाला है। आपको डिफरेंट रीडिंग्स दे दी हैं। एक स्टूडेंट है, वो एक एक्सपेरिमेंट कराता है, उसने ये टाइम की वैल्यूज निकाली है, उसके अंदर आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और फाइनल आंसर भी फाइंड आउट करना है। तो ये हमने रूल्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जो इसी चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, उसका जो लास्ट वाला रूल हमने पढ़ा था, वो मीन वैल्यूज के लिए निकाला था। तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको यूज करेंगे। जरा देखिए किस तरह हम लोगों ने इसके अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। ये सारी वैल्यूज आ गई ना, सबसे पहले आप इसकी मीन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मीन वैल्यू किस तरह दी है। तो मीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए 6.2 जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको प्लस कर दें, 6.0 प्लस 6.4 प्लस 6.1 प्लस 5.8 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 से आप इसको डिवाइड कर दें। इन सबको प्लस कराएंगे तो प्लस करा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.5। ठीक है, इन सब वैल्यूज को प्लस करा के 30.5 मैंने पहले ही कैलकुलेशन करा के रख ली थी। ठीक है, आप ये नहीं समझना कि मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मैंने पहले कैलकुलेशन करके रख ली। ठीक है, तो प्लस करा के आंसर 30.5 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 कर लेना आपने, जो नंबर ऑफ रीडिंग्स की। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.1। ये हमारी मीन रीडिंग आ रही है। ठीक है, मीन रिजल्ट हमारा ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एरर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। एरर्स अब किस तरह फाइंड की जा रहे हैं, एरर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये निकालने पड़ेंगे, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5। ये चीज कैलकुलेट कराने के लिए मीन वैल्यू जो आई हुई है 6.1, उसको आपने इनसे माइनस कर देना है और आंसर मॉडुलस में आना चाहिए। 6.1 माइनस करा दें 6.0, 6.1 जो कि मीन रीडिंग है उसको माइनस करा दें 6.4, सबसे एक एक करके माइनस करा देंगे मीन को। 6.1 माइनस 5.8, इस तरह करके जब आप आंसर लेके आएंगे तो इसका आंसर वैसे तो माइनस में आता है, लेकिन मैंने आपको कहा मॉडुलस हमने फाइंड आउट करना होता है, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा 0.1, इसका भी 0.1, इसका 0.3, इसका 0.0 और इसका आंसर आ जाएगा 0.9, 10, 0.3 इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन जो एरर्स हैं वो आगे इसके अंदर क्या एरर है, एरर अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटीज हमने एक एक करके सब वैल्यूज में निकाली, एक एक करके सबको मीन से हमने माइनस कर दिया, इसको माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, आगे हमारे पास। अब आपने इन सब का जो एरर्स आए ना अनसर्टेनिटी का, इनका भी मीन ले लें। मीन किस तरह लेंगे, 0.1 को प्लस कराएं 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.0 प्लस 0.3 और डिवाइड करा दें इसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, 5 से डिवाइड करें तो इनको जब प्लस करा के डिवाइड करेंगे 0.8 आंसर आएगा, प्लस करा के और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 0.16, तो 0.16 इज अ अनसर्टेनिटी जो कि हमने निकालनी थी। अनसर्टेनिटी आ गई 0.16 की अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी है। और फाइनल आंसर हम लोग किस तरह लिखेंगे, मीन आंसर हमारा ये था 6.1 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी उसके अंदर आ रही है 0.16 की, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस तरह करके आपने मीन का रूल्स इस्तेमाल करने हैं। लास्टली हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसकी डायमेंशंस निकालनी है, इसमें एज की डायमेंशंस हमने निकालनी है। किस तरह निकालेंगे, एज की अगर डायमेंशन निकालनी है, एफ यहां पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड कर दें। अब हम लोग डायमेंशंस पुट कर देते हैं। ई बेसिकली एनर्जी होता है और हमें पता है कि एनर्जी जो है ना वो बेसिकली वर्क के बराबर होता है। वर्क की फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्टेंस। एनर्जी एंड वर्क बराबर होता है, दोनों का यूनिट जाउल होता है। फोर्स की डायमेंशन हमें पता होती है MLT-2। फोर्स की डायमेंशन याद भी कर लें क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होती है। और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, वरना आपको बार बार निकालनी पड़ेगी फोर्स की। मैंने याद कर लिया है MLT-2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है, तो ये बन जाएगा ML2T-2। वैसे आपको भी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, बार बार जब आप एक एक चीज को परफॉर्म करते हैं ना वो वैसी चीज याद होना स्टार्ट हो जाती है। तो एनर्जी की डायमेंशन डाल देंगे ML2T-2 और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम, तो उसकी डायमेंशन T-1 निकलेगी, तो इधर डाल दें T-1। ये माइनस हो रही है, ऊपर जाके जब प्लस होगी तो एज की डायमेंशन निकलेगी ML2T-1। इट इज द डायमेंशन ऑफ एज। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन इस तरह करके निकल आएगी। तो ये कुछ शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस थे। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस आपके सामने मैंने एक एक करके फिल आउट किए। इसके डिटेल्ड आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन हुए भी मिल जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर हमारा समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।